हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का पाचन तंत्र। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड और इस अलग अलग प्रकार के भोजन में हमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स आदि जटिल यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़कर हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इन्हें रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे मुख से। कोई भी भोजन हम सबसे पहले अपने मुख में रखते हैं और मुख में रखने के बाद हमारे मुख को मुख गुहा, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहा जाता है। ओरल कैविटी में 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं, इसमें टंग, टीथ और सलाइवा, लार। तो सबसे पहले टंग जीभ, ये हमें किसी भी भोजन के स्वाद का एहसास कराती है, टेस्ट की अनुभूति कराती है। उसके बाद टीथ्स, हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर पाए जाते हैं, जो कि भोजन की ग्राइंडिंग करते हैं, उसे चबाते हैं, उसे बारीक पीसते हैं। जो आगे के चौड़े दांत जो दिख रहे हैं ये इंसीजर हैं। जैसे हम कोई एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल को काटने के लिए तो इंसीजर का काम होता है इंसीज करना, अर्थात काटने के काम आते हैं। तो इंसीजर आगे के दांत, इसके बगल में कैनाइन्स होते हैं, बड़े बड़े कैनाइन्स होते हैं। जितने भी मांसाहारी या कार्निवोरस होते हैं इनके कैनाइन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। और उसके बाद होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स। मोलर्स और प्रीमोलर्स का काम भोजन की ग्राइंडिंग करना है, चर्निंग करना है, उसे बारीक चबाना है, जबकि कैनाइन्स भोजन को चीर फाड़ करने के काम आते हैं। लिखा होगा कि बड़े बड़े कैनाइन्स इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के दांतों से हम भोजन को बारीक पीस देते हैं, उसे चबा देते हैं। इसके बाद बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में सलाइवा या लार एक महत्वपूर्ण, पाचन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये जो लार एक लिक्विड होता है जो कि मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से निकलता है, जिसमें नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ से ये लार निकलती है। आप लोगों ने बहुत बार टीवी होगा कि कोई बच्चा धूप में खेलता हुआ बहुत बुरी तरह थक जाता है और थकने के बाद अचानक से कोई ग्लूकोज का पानी पीता है और उसकी शरीर में, उसकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। ये जो इंस्टेंट एनर्जी है ये कैसे आई उसके शरीर में? तो जो मुख में लार है, सलाइवा है, सलाइवा कंटेन्स टाइलिन एंजाइम, और ये जो टाइलिन एंजाइम है इसे सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट युक्त मीठे भोजन का पाचन हमारे मुख में ही प्रारंभ कर देता है, जिससे हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी, त्वरित ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा लार का दूसरा अन्य काम होता है भोजन को लसलसा या मुलायम बनाना, ताकि हम आसानी के साथ भोजन को निगल सकें या इनगल्फ कर सकें। इसके बाद ठीक बक्कल कैविटी में ही या ओरल कैविटी, जिसे हम मुख गुहा भी कहते हैं, यहाँ पर एक श्वास नलिका और फूड पाइप के सामने एक लिड टाइप का, एक ढक्कन टाइप का एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह एपिग्लॉटिस इंश्योर करता है कि जो भी भोजन हम कर रहे हैं, भोजन निगलते वक्त या हमारी श्वास नलिका में न चला जाए। तो एपिग्लॉटिस उस श्वास नलिका के मुख को बंद कर देता है, एक ढक्कन के माफिक बंद कर देता है, और भोजन हमारे फूड पाइप में ही आगे की ओर बढ़ता हुआ ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस एक लंबी नलिका युक्त भाग है। यहाँ पर भोजन क्रमाकुंचन गति से, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट से, गोलिकाओं के रूप में इस प्रकार से आगे की ओर गति करता हुआ हमारे स्टमक में पहुँचता है। स्टमक एक
जिसे हिंदी में आमाशय कहते हैं। आमाशय एक बहुत बड़ा भाग है जहाँ पर कि भोजन कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। आमाशय की दीवार से जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं, जिसमें नंबर 1 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पेप्सिन एंजाइम और तीसरा म्यूकस। ये 3 चीज़ें प्रमुख रूप से जठर रस में पाई जाती हैं। तो जो HCl होता है हमारे पेट में एसिड है, और ये एसिड का मुख्य कार्य होता है कि जो भोजन हमने किया है उस भोजन के साथ यदि कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे पेट में स्टमक में पहुंचा है तो उस बैक्टीरिया वायरस को किल करते हैं, उसे पेट में समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा HCl एसिडिक मीडियम भोजन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम बनाता है। फिर दूसरा आता है यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम। तो जठर रस में जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा अंत में म्यूकस बचता है, और ये जो म्यूकस, क्योंकि पेट में अगर अम्ल होगा, एसिड होगा जिसका पीएच मान बहुत ही कम लगभग 2 के बराबर होता है, तो एसिड हमारे स्टमक की दीवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बचने के लिए ये जो म्यूकस होता है वो अम्ल से हमारे स्टमक की दीवार की रक्षा करता है। अब भोजन आमाशय से होते हुए हमारी छोटी आंत में पहुंचता है, और जैसे ही भोजन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसके ठीक ऊपर एक लीवर होता है। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस। लीवर हमारे शरीर में पित्त रस का स्राव करता है, और ये पित्त रस बाइल जूस पित्ताशय या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज रहता है। ये जो गॉल ब्लैडर होता है कई बार ह्यूमंस में, लोगों में कई बार स्टोन या पथरी होने के कारण गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। गॉल ब्लैडर से निकलने वाला जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस क्षारीय माध्यम का होता है, और बेसिक नेचर होने के कारण इसका पीएच मान लगभग 8 होता है, और ये फैट का डाइजेशन करता है। बाइल जूस फैट की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं इनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिसे फैट का इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। अब आमाशय या स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे अग्नाशय या पैनक्रियाज कहा जाता है। पैनक्रियाज इज आल्सो कॉल्ड अ मिक्स्ड ग्लैंड। ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों होती है। ये इसलिए दोनों हम इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं क्योंकि जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय हार्मोन्स भी और एंजाइम्स भी दोनों को सिक्रीट करता है। अग्नाशय से निकलने वाले 3 प्रमुख हार्मोन्स हैं। अग्नाशय या पैनक्रियाज की आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाओं के अल्फा, बीटा और गामा सेल से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से इंसुलिन और गामा सेल से सोमेटोस्टैटिन हार्मोन्स निकलते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। यदि किसी व्यक्ति में इंसुलिन का स्राव कम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति के शरीर में रक्त शर्करा का मान बढ़ जाता है, शुगर का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ऐसे ग्रसित व्यक्ति को शुगर डिजीज या मधुमेह रोग हो जाता है। इसके अलावा अग्नाशय एंजाइम्स भी रिलीज करता है। 3 प्रकार के मुख्य एंजाइम्स पैनक्रियाज रिलीज करता है, जिसे हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिसे एट्रीला, ए फॉर एमाइलेज, ट्री फॉर ट्रिप्सिन, ला फॉर लाइपेज। तो पैनक्रिएटिक एमाइलेज जो होता है ये छोटी आंत में आते आते कार्बोहाइड्रेट का पाचन
सिंपल ग्लूकोज में या शुगर में कर देता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हुए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। हमें याद रखना चाहिए कि जो आमाशय या स्टमक था, यहाँ पर भी प्रोटीन का पाचन यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम कर रहा था, जबकि अग्नाशय में ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा इसका पाचन होता है। आमाशय में अम्लीय माध्यम में इसका पाचन हो रहा था, जबकि अग्नाशय में पैनक्रियाज में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन अमीनो अम्ल में ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाता है। और तीसरा पैनक्रिएटिक लाइपेज या लाइपेज एंजाइम होता है, जो कि वसा या फैट का पाचन फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो छोटी आंत में सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स का प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत 6 से 9 मीटर लंबी होती है। एक बारीक संकरी सी नलिका होती है। चूंकि बारीक होने के कारण ही इसका नाम छोटी आंत है। वैसे 6 से 9 मीटर इसकी काफ़ी लंबी लेंथ होती है। ये कुंडलित अति घुमावदार संरचना होती है। छोटी आंत के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगलियों के सदृश संरचनाएं, जिन्हें विली कहते हैं, पाए जाते हैं। ये विलीज हमारे आंत के अवशोषण स्तर को बढ़ा देते हैं, अर्थात जो आंत्र की गोलाई है उसे चौड़ा कर देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, ये रक्त कोशिकाएं बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, इन पोषक तत्वों को रीअब्जॉर्ब कर सकती हैं। अब इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बड़ी आंत की ओर धकेल दिया जाता है। बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, यहाँ पर मेनली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है और जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसे एनस के थ्रू बाहर की ओर कर दिया जाता है। यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि बड़ी आंत के नीचे एक अपेंडिक्स भी पाया जाता है। ये जो अपेंडिक्स होता है ये मनुष्यों में एक अवशेषी संरचना है। यह अवशेषी संरचना जितने भी हर्बीवोरस हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सेल्यूलोज का पाचन करते हैं और सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए इनका अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड होता है। हर्बीवोरस जानवरों में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ और लंबी होती है। तो इस प्रकार से एनस के थ्रू लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड को हम बाहर की ओर धकेल देते हैं।